गरीब किसान और लालची सेठ। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही है। रामू गरीब किसान अपने पुराने कपड़ों में हल चला रहा है। उसका बेटा छोटू पानी लेकर आता है। बाबा, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं? बेटा, मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, उसका दिल अमीर होता है। उसी समय अमीर जमींदार सेठ विक्रम अपनी बड़ी गाड़ी से खेत के पास से गुजरता है। रामू, इस साल की फसल का किराया मत भूलना, वरना खेत खाली कर देना। सेठ जी, फसल अच्छी हुई तो आपका पैसा पहले दूंगा। सेठ हंसते हुए चला जाता है। झोपड़ी में खाना बहुत साधारण है, रोटी और नमक। बाबा, सेठ जी के घर में तो रोज अच्छे अच्छे पकवान बनते होंगे। हाँ बेटा, पर सच्ची खुशी महंगे खाने में नहीं, अपनों के साथ बैठकर खाने में होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव का बूढ़ा आदमी घायल हालत में खड़ा है। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। रामू बिना सोचे अपनी थाली उसे दे देता है। बाबा, अब आप क्या खाओगे? जिसके पास देने का दिल हो वो कभी भूखा नहीं रहता। सेठ विक्रम अपने बड़े घर में अकेला बैठा है। सामने ढेर सारा खाना रखा है, पर वो बेचैन है। इतना धन है फिर भी मन शांत नहीं। उसी समय उसका नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, आपका छोटा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे तुरंत दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए। सेठ घबरा जाता है। वही बूढ़ा आदमी जिसे रामू ने खाना दिया था, जड़ी बूटी लेकर सेठ के घर आता है। ये वही जड़ी बूटी है, आपके बेटे को ठीक कर देगी। सेठ हैरान होता है। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिस गरीब ने मुझे भूखे पेट खाना दिया, मैं उसी का आशीर्वाद हूँ। सेठ खुद रामू के खेत में आता है। रामू, मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझा, पर असली अमीर तो तुम हो। आज से ये खेत तुम्हारा है और तुम्हें कोई किराया नहीं देना होगा। सेठ जी, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था और मैंने आज इंसानियत सीखी है। छोटू खुश होकर अपने पिता से लिपट जाता है। गांव में चर्चा है कि सेठ विक्रम अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। अरे, सुना है सेठ ने रामू को खेत दे दिया। हाँ, अब वो जरूरतमंदों की मदद भी करता है। तभी सेठ चौपाल पर आता है। भाइयों, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, पर सच्ची इज्जत नहीं। सब लोग हैरान होकर देखते हैं। रामू के खेत में इस बार भरपूर फसल हुई है। पूरा खेत सुनहरी फसलों से लहरा रहा है। बाबा, इस बार तो भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा, भगवान उन्हीं की सुनता है जो दूसरों की सुनते हैं। तभी सेठ वहाँ आता है। रामू, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर गांव के गरीबों के लिए अनाज भंडार बनाएं। सेठ जी, यही तो असली अमीरी है। अचानक गांव में भयानक तूफान आता है। कई झोपड़ियां गिर जाती हैं। लोग घबराए हुए हैं। अब हम कहाँ जाएं? रामू और सेठ मिलकर लोगों को अपने अपने घरों में जगह देते हैं। आज मेरा घर नहीं, हमारा घर है। डरिए मत, जब तक हम साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। गांव वाले भावुक हो जाते हैं। वही रहस्यमयी बूढ़ा फिर से गांव में आता है। मैं देख रहा हूँ, अब इस गांव में कोई अमीर या गरीब नहीं, सिर्फ इंसान है। सेठ उसके चरण छूता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल जाग गया है। बूढ़ा धीरे धीरे चला जाता है। गांव में पक्के घर बन चुके हैं। अनाज भंडार तैयार है। लोग मिलकर काम कर रहे हैं। छोटू अब बड़ा हो गया है और गांव के बच्चों को खेती सिखा रहा है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। रामू और सेठ दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब दिल अमीर हो जाता है तो पूरा गांव अमीर बन जाता है। धन से बड़ा होता है दया और ताकत से बड़ी होती है इंसानियत। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। पक्के घर, हरे भरे खेत और खुशहाल लोग। छोटू अब जवान हो चुका है, मेहनती, समझदार और ईमानदार। रामू बूढ़ा हो गया है। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, अमीरी जमीन से नहीं, जमीर से होती है। बाबा, आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। पास के गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। लोग भूखे हैं। एक आदमी आकर खबर देता है। हमारे गांव में बच्चे भूखे सो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। गांव के कुछ लोग डरते हैं।
अगर हमने अनाज दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? छोटू आगे आता है। अगर हम चुप रहे तो हमारा दिल खाली रह जाएगा। सेठ विक्रम भी आता है। अब वो भी बूढ़ा है। आज फैसला तुम्हारा है छोटू। तुम्हारी पीढ़ी क्या चुनेगी, डर या दया? छोटू दृढ़ होकर बोलता है। हम अपना आधा अनाज भेजेंगे। सब चौंक जाते हैं। गांव वाले मिलकर अनाज बांधते हैं। कुछ लोग अब भी चिंतित हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो? रामू आसमान की ओर देखता है। जिसने हमेशा बांटा है वो कभी खाली नहीं रहता। उसी रात बादल घेर आते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरा गांव खुश हो जाता है। देखा, दया कभी नुकसान नहीं करती। कुछ महीने बाद खबर आती है, सेठ विक्रम का व्यापार घाटे में चला गया है। उसका सब धन खत्म हो गया है। लोग फुसफुसाते हैं। अब देखो, अमीर भी गरीब हो गया। सेठ अकेला बैठा है। तभी छोटू आता है। सेठ जी, आपने हमें इंसानियत सिखाई। आज हमारी बारी है। छोटू गांव वालों से मिलकर सेठ के लिए नया काम शुरू करता है। तेल निकालने की छोटी कोल्हू मिल। मैंने धन खोया है, पर आज समझ आया, मैंने परिवार पाया है। रामू बीमार है। पूरा गांव उसके पास खड़ा है। मैं गरीब था, फिर अमीर हुआ, पर असली खुशी तब मिली जब सबको साथ देखा। रामू की आंखें बंद हो जाती हैं। पूरा गांव रोता है। छोटू हाथ जोड़कर कहता है, आज से इस गांव में कोई गरीब नहीं कहलाएगा। हम सब एक दूसरे की दौलत हैं। जादुई पेंसिल। हल्की धूप, मिट्टी का घर। 12 साल का लड़का रोहन अपनी कॉपी लेकर बैठा है। काश मेरे पास भी अच्छा पेन होता। मेरा पेन तो बार बार बंद हो जाता है। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं। अगले हफ्ते बाजार से नया पेन ला देंगे। ठीक है बाबा। रोहन स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रोहन चलते चलते एक पुराने पेड़ के पास पहुंचता है। वहां जमीन पर एक अजीब सा चमकता पेन पड़ा होता है। अरे, ये पेन यहाँ कैसे गिरा हुआ है? रोहन पेन उठाता है और अपनी कॉपी में लिखता है, मुझे एक लड्डू चाहिए। अचानक उसके सामने लड्डू प्रकट हो जाता है। अरे, ये क्या? सच में लड्डू आ गया। ये तो जादुई पेन है। रोहन क्लास में बैठा है और धीरे धीरे पेन से लिखता है, मेरे पास नई साइकिल हो। अचानक स्कूल के बाहर नई साइकिल खड़ी हो जाती है। रोहन, ये साइकिल किसकी है? शायद मेरी? दोस्तों को थोड़ा शक होता है। रोहन घर आकर पेन से बहुत सारी चीजें लिखने लगता है। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बड़ा घर चाहिए, खिलौने चाहिए। धीरे धीरे कमरा चीजों से भर जाता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट होता है। रोहन, ये जादुई पेन मैंने ही यहाँ रखा था। आप कौन हैं? मैं देखना चाहता था कि इस पेन का सही इस्तेमाल कौन करता है। अगर तुम इस पेन से सिर्फ अपने लिए चीजें मांगोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। रोहन को अपनी गलती समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं इस पेन से लोगों की मदद करूंगा। रोहन लिखता है, गांव के गरीब लोगों के लिए खाना और कपड़े मिले। अचानक गांव में जरूरतमंद लोगों को मदद मिलने लगती है। अब तुम इस पेन के असली हकदार हो। धन्यवाद बाबा, अब मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। रोहन खुश होकर लोगों की मदद करने लगता है। रोहन ने तय कर लिया था कि अब वो इस पेन से सिर्फ अच्छे काम करेगा। रोहन अपनी कॉपी में लिखता है, गांव के स्कूल में नई किताबें और बैग आ जाएं। अचानक अगले दिन स्कूल में नई किताबें और बैग पहुंच जाते हैं। वाह वाह, आज तो हमारे स्कूल में बच्चों के लिए नई किताबें आ गई हैं। रोहन, लगता है हमारे गांव की किस्मत बदल रही है। रोहन बस हल्की सी मुस्कान देता है। गांव का लालची सेठ हरीराम को इस जादुई पेन के बारे में पता चल जाता है। अगर ये पेन मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो रोहन के पीछे जासूसी करने लगता है। एक रात रोहन सो रहा होता है। सेठ धीरे से घर में घुसता है और जादुई पेन चुरा लेता है। अब देखो मेरा कमाल। सेठ पेन से लिखता है, मेरे घर में सोने के ढेर लग जाएं। अचानक उसका घर सोने से भर जाता है। सेठ लालच में और लिखने लगता है, मुझे और सोना चाहिए और पैसा चाहिए। लेकिन अचानक जादुई पेन से धुआं निकलने लगता है। जादुई पेन बुरे इरादों को सहन नहीं कर सकता था। अचानक सोना पत्थरों में बदल जाता है। अरे, ये क्या हो गया? रोहन को पता चलता है कि पेन चोरी हो गया है। वो सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, ये पेन लालच के लिए नहीं है। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने लालच में गलती कर दी। रोहन पेन वापस ले लेता है। रोहन पेन से लिखता है, हमारे गांव में स्कूल, अस्पताल और साफ पानी हो। अचानक गांव में नया स्कूल, छोटा अस्पताल और पानी का कुआं बन जाता है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रोहन ने हमारा जीवन बदल दिया। वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है।
रोहन, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में अच्छे दिल वाले हो। बाबा, असली जादू पेन में नहीं, लोगों की मदद करने में है। जिसके दिल में अच्छाई होती है वही असली जादूगर होता है। गांव में अब नया स्कूल, अस्पताल और कुआं बन चुका था। लोग बहुत खुश थे। रोहन की वजह से गांव की जिंदगी बदलने लगी थी। अब हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और अब इलाज भी यहीं हो जाएगा। रोहन ये सब देखकर बहुत खुश होता है। एक रात अचानक गांव में तेज हवा और तूफान आने लगता है। उस रात कुछ अजीब होने वाला था। आकाश में बिजली चमकती है और वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है। बाबा, अब फिर से? रोहन, अब तुम्हारे सामने एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। दूर जंगल में रहने वाला एक बुरा जादूगर कालकूट जादुई पेन की शक्ति के बारे में जान जाता है। अगर वो पेन मुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो अपनी जादुई शक्ति से गांव की ओर बढ़ता है। अगले दिन अचानक आसमान काला हो जाता है। कालकूट ने अपनी काली जादू की ताकत से गांव को डराने की कोशिश की। पेड़ हिलने लगते हैं और लोग डर जाते हैं। बचाओ, ये क्या हो रहा है? रोहन, अगर अपनी जान और गांव को बचाना है तो जादुई पेन मुझे दे दो। रोहन डरता तो है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। मैं ये पेन किसी बुरे इंसान को नहीं दूंगा। कालकूट गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर रोहन पेन से लिखता है, सच और अच्छाई की ताकत बुराई को खत्म कर दे। अचानक तेज रोशनी फैलती है और कालकूट की जादू की ताकत खत्म हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो धुएं में गायब हो जाता है। बूढ़ा आदमी फिर से रोहन के सामने आता है। रोहन, ये जादुई पेन असल में तुम्हारे दिल की अच्छाई से चलता है। मतलब अगर कोई बुरा इंसान इसे इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू काम नहीं करेगा। रोहन को अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगता है और जादुई पेन का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता है। रोहन ने साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं, अच्छे दिल और हिम्मत में होती है। कुछ दिन बाद कालकूट के जाने के बाद गांव में फिर से शांति आ जाती है। बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे थे और लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। रोहन, अब हमारा गांव पहले से कितना अच्छा हो गया है। हाँ राहुल, अगर सब मिलकर काम करें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश नहीं होती। खेत सूखने लगते हैं और किसान परेशान हो जाते हैं। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रोहन ये सब देखकर दुखी हो जाता है। मुझे जादुई पेन से कुछ करना होगा। रोहन अपनी कॉपी में लिखता है, गांव में अच्छी बारिश हो और खेतों में हरियाली आ जाए। कुछ ही देर में आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। बारिश के बाद रोहन देखता है कि पेन की चमक थोड़ी कम हो गई है। अरे, ये पेन पहले जैसा चमक क्यों नहीं रहा? तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है। रोहन, इस पेन की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या? फिर मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? रोहन, ये पेन सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखाने के लिए था। कौन सा रास्ता? लोगों की मदद करने का। असली ताकत मेहनत और एकता में होती है, जादू में नहीं। रोहन को ये बात समझ आ जाती है। रोहन सोचता है कि पेन खत्म होने से पहले एक आखिरी काम करना चाहिए। वो कॉपी में लिखता है, गांव के लोग मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं। अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। लोग मिलकर काम करने लगते हैं। एक दिन पेन की चमक पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब ये पेन साधारण हो गया, लेकिन गांव वाले खुश हैं क्योंकि अब वो खुद मेहनत करके गांव को अच्छा बना रहे हैं। रोहन का जादुई पेन खत्म हो गया, लेकिन उसने गांव को सबसे बड़ा जादू सिखा दिया, मेहनत और एकता का जादू। ईमानदारी का फल। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें रामपुर गांव के कच्चे घरों पर पड़ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा पूरे माहौल को शांत बना रही थी। इस गांव में रवि नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके संस्कार बहुत बड़े थे। रवि बचपन से ही सच्चाई और मेहनत में विश्वास करता था। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और हमेशा सही रास्ता चुना। एक दिन रवि जंगल से लकड़ी लेने गया। रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो पास गया और देखा, वो एक पर्स था। अरे, ये तो किसी का पर्स है। इसमें तो बहुत पैसे लग रहे हैं। रवि के मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल की आवाज सुनी। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। रवि पर्स लेकर पूरे गांव में पूछताछ करने लगा।
कुछ लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तभी सेठ मोहनलाल नाम का एक अमीर व्यापारी वहां आया। बेटा, मेरा पर्स खो गया था, उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। रवि ने तुरंत पर्स सेठ जी को दे दिया। बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो, इनाम के तौर पर कुछ पैसे रख लो। नहीं सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। रवि की बात सुनकर सेठ जी बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद सेठ मोहनलाल रवि के घर आए। रवि, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें अपने व्यापार में काम देना चाहता हूं। रवि को एक अच्छा काम मिल गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल। अब रवि सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार कर्मचारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे जल्दी ही सबका भरोसेमंद बना दिया। रवि, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। आज से दुकान का हिसाब किताब तुम संभालोगी। जी सेठ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। कुछ महीनों बाद एक दिन सेठ जी शहर से बाहर गए थे और दुकान की पूरी जिम्मेदारी रवि के पास थी। उसी दिन एक ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे देकर चला गया। अरे, ये तो जरूरत से ज्यादा पैसे दे गया, मुझे इसे वापस करना चाहिए। रवि ने तुरंत ग्राहक को ढूंढने का फैसला किया, भले ही उसे दूर तक जाना पड़े। रवि उस ग्राहक के पीछे पीछे दूसरे गांव तक गया। भैया रुकिए, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। ग्राहक रुका और हैरानी से रवि को देखने लगा। क्या आज के जमाने में कोई पैसे वापस करने भी आता है? गलत चीज रखना मुझे सही नहीं लगता। वो ग्राहक कोई आम इंसान नहीं था, वो शहर का बड़ा व्यापारी था। तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई की कद्र करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी सेठ मोहनलाल के पास गया और रवि की खूब तारीफ की। रवि की ईमानदारी की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी। रवि, आज से तुम इस दुकान के मैनेजर हो और आगे चलकर ये दुकान तुम्हारी भी हो सकती है। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब रवि दुकान का मैनेजर बन चुका था। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी। हर दिन नए फैसले लेने पड़ते थे और हर फैसला उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेता था। एक दिन सेठ मोहनलाल ने उसे बुलाया। रवि, अब हमें शहर में नई दुकान खोलनी है। ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा सेठ जी, आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। शहर में काम करना आसान नहीं था। यहाँ चालाक लोग भी थे और धोखा देने वाले भी। दुकान खोलते समय एक ठेकेदार रवि के पास आया। अगर तुम मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा दिखाओगे तो मैं बिल में कम सामान दिखा दूंगा। फायदा ही फायदा होगा। ये रवि की ईमानदारी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। नहीं, मैं गलत रास्ते से 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। ठेकेदार चुपचाप चला गया। ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद दुकान में घाटा होने लगा। खर्चे ज्यादा थे और मुनाफा कम। क्या मैंने सही फैसला लिया? उसी समय सेठ जी का फोन आया। रवि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नुकसान से मत डरना, सच्चाई का साथ मत छोड़ना। इन शब्दों ने रवि को फिर से मजबूत बना। रवि ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया, सही दाम रखा और कभी धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर भरोसा करने लगे। इस दुकान पर हमेशा सही सामान मिलता है और यहाँ कोई धोखा नहीं देता। दुकान बहुत चलने लगी। अब रवि सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, वो एक सफल व्यापारी बन चुका था। सेठ मोहनलाल शहर आए और दुकान देखकर खुश हो गए। रवि, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये दुकान अब आधी तुम्हारी है। ये सब आपकी सीख और मेरी ईमानदारी के कारण हुआ है। अब लोग रवि को उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी पहचान से जानते थे। ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस